तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्कल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, कि सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा, सेंटर पर कितना होगा, सेमी सर्कल का कितना होगा। इस तरीके से 3-4 टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में उसका पार्ट 1 जो था उसके अंदर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन चार्ज जो फाइनाइट वायर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो बेटा अगर आप डायरेक्टली सर्कल पढ़ने आए हो तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इससे जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 के अंदर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एटलीस्ट उसको अच्छे से पढ़कर आओ, तब आपको सर्कल को जो है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये रहा डायग्राम। ये बनाने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करूंगा, उसके बाद हम जो है इसके ऊपर जाएंगे। पहले समझते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक्सिस मतलब क्या? एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। देखो एक्सिस क्या होती है, एक सर्कल लो, उस सर्कल का सेंटर ड्रॉ करो, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी, जो लाइन होती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटे? एक्सिस। सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। तो हमारा मोटिव ये है इस वाले लेक्चर में, इस वाले टॉपिक के अंदर बेसिकली, कि अगर ये सर्कल, अगर ये सर्कुलर रिंग अगर ये चार्ज्ड हो, कैसी हो बेटा? अगर ये चार्ज्ड हो तो ये चार्ज सर्कुलर रिंग एक्सिस पर, एक्सिस मतलब सेंटर से पास होने वाली ये लाइन, इस एक्सिस पर किसी भी पी पॉइंट पर, इस एक्सिस पर किसी भी पी पॉइंट पर ये चार्ज रिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये हमको निकालना है। ये हमारा मोटिव है, ये हमारा मतलब डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमको इस डेरिवेशन को लेकर जाना है हम, ठीक है। हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि एक चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पर पास होने वाली लाइन एक्सियल लाइन होती है, उस एक्सियल लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मोटिव समझ में आ गया इस वाले टॉपिक का? चलिए, तो मैं आपको छोटे छोटे वेरिएबल जो हम लेने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी डायग्राम नहीं बनाना बेटा, पहले डायग्राम की सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद ही डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। हेडिंग डाल दो बढ़िया से। देखो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर एक कमी है। वो कमी ये है कि कूलम्ब्स लॉ बात करता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में, लेकिन हमेशा पॉइंट चार्ज ही अवेलेबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। चीज़ें जब चार्ज होती हैं बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, तो वहाँ कोई पॉइंट चार्ज क्रिएट नहीं होता, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसमें कूलम्ब्स लॉ हम नहीं लगा पाते डायरेक्टली। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी डीएल लेंथ मानते हैं जिस भी चीज़ की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्ट्रेट फाइनाइट वायर का निकाला था, चार्ज वायर का, तो हमने माना था उसमें एक छोटी सी डी एक्स या डी वाई लेंथ मानी थी, उसके ऊपर छोटा सा चार्ज मान लिया था जिसको हमने कंसिडर किया था एक पॉइंट चार्ज। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कुछ कंसिडर करने वाले हैं। जैसे डायग्राम बनाने से पहले देखो ध्यान से, मैं इसको आपको एक बार अलग से बना के दिखा देता हूँ। देखो एक रिंग है, सबसे पहले एक रिंग बनाई, और ये रिंग चार्ज है। कैसी रिंग है? चार्ज है, और चार्ज भी कैसा बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसको दिमाग में रखना है कि ये सारा खेल जो चल रहा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज का है, ठीक है। चलिए इसको हमने कर दिया बढ़िया से चार्ज। अब इसके सेंटर से हमने पास कर दी एक बढ़िया सी एक्सिस, ठीक है। ये हो गई इसकी एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। अब देखो आगे हमने कुछ रेडियस मान ली इसकी, इसमें ए मानी भी हम भी मान लेते ए रेडियस, इसकी रेडियस हमने मान ली ए। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया x। इस एक्सिस पर किसी p पॉइंट पर, जो कि p पॉइंट उसके सेंटर से कितना दूर माना हमने, इस p यहाँ पे मान लो p पॉइंट, और ये p पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूर है बेटा? कितना दूर है? ये कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर है। ये हमारी सिचुएशन है अभी, ठीक है। चलिए देखिए, इतनी बात क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना, हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये पूरी ही चार्ज रिंग है,
और इसका रेडियस हमने ए माना है। अब इस पूरे रिंग की वजह से यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो मैं कुलम्स लॉ को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? तो कुलम्स लॉ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक कुलम्स लॉ से निकालना सीखे हैं, तो कुलम्स लॉ अगर मुझे अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे छोटी सी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। जैसे मुझे यहाँ मानना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करें, एक छोटा सा इसके जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, उस सर्कमफ्रेंस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मान लो, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, है ना, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इस लाइन को मैं मानने वाला हूँ डीएल लेंथ। ठीक है, तो डीएल लेंथ क्या है? इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, उस सर्कमफ्रेंस का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। डीएल क्या है? बहुत ही छोटा सा हिस्सा। सेम एकदम आइडेंटिकल डीएल एलिमेंट हम एक यहाँ पर भी मानेंगे, यहाँ पर भी डीएल एलिमेंट हमने मान लिया। ठीक है, एक डीएल एलिमेंट हमने ऊपर माना, एक डीएल एलिमेंट हमने नीचे माना। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अच्छा, डीएल एलिमेंट हमने जो माना है, अब ध्यान से समझना। देखो, डीएल एलिमेंट जो हमने माना है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत छोटी है तो इसके ऊपर आने वाला जो चार्ज होगा वो भी कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। ध्यान से समझना, डीएल एलिमेंट हमने इसीलिए माना है ताकि हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर पाए। तो डीएल लेंथ हमने क्या माना है? डीएल मतलब वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मानने वाले हैं कि मान लीजिए भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि डीएल इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो भी करेगा, अभी हम देखेंगे कितना करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें मालूम है डायरेक्शन क्या होती है, जो जिसकी वजह से निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग ही होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया। तो इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ये पॉजिटिव माना हमने, यहाँ पर भी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको भी पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं, है पॉजिटिव 1 चार्ज रखा है यहाँ पर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इस तरफ होगी। पढ़ चुके हैं हम, प्रीवियस लेक्चर्स में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे पता चला? अरे भाई देखो, ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? दूर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ। तो कैसे जाएगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ भी किस डायरेक्शन में? जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज होगी उसी की डायरेक्शन में जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स को बेटा अच्छे से देखो, आपको वहाँ ही और थोड़ी जो है क्लियर से जो है चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं मान लेता हूँ कि डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, क्या ये डीएल भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो, और इसकी भी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, और ये भी डीई होगा। डी मतलब सर क्या, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? देखो, मैंने डीएल लेंथ आइडेंटिकल माना, मतलब जो चार्ज यहाँ पर है वो चार्ज यहाँ पर होगा। दूसरा देखो, जो डिस्टेंस ये वाली है वही डिस्टेंस ये भी होगी। सर कैसे होगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? जी सर बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो, ये ए है, ये एच है, हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √x² प्लस a²। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाती है अपनी x² प्लस a², और ये वाली वैल्यू जो है ये भी हो जाती है x² प्लस a²। बोलो कोई दिक्कत? ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि सब कुछ सेम है। अब हमें मालूम है कि भाई जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी किसी इंक्लाइंड एंगल पर लगती है, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी इंक्लाइंड एंगल पर लगती है तो उसके हम कर सकते हैं कंपोनेंट। क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट कर सकते हैं। तो इसके भी कंपोनेंट करो बढ़िया से। देखो, कंपोनेंट करो। कंपोनेंट कैसे करते हैं? कोई वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो उसकी 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है। ऐसे ही इस वाले वेक्टर के 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये एंगल देखो, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसे ही इसके भी 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर और एक इधर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा, तो ये डी ई
थीटा के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा कॉस बनता है, जैसे ये ई है तो ये वाला हो जाएगा ई कॉस थीटा। थीटा के साथ जो कॉम्पोनेंट बनता है हमेशा कॉस बनता है। चलिए इतना क्लियर है, तो मतलब हमारे पास ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। दोनों की वजह से यहाँ बनेगा 2 डी ई कॉस थीटा बनेंगे, और ऊपर वाले का डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, और यहाँ नीचे भी बनेगा डी ई साइन थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये डायग्राम बढ़िया से बना लो बेटा, अच्छे से डायग्राम बना लो, ठीक है। ये वाला बनाओ, ये वाला बिल्कुल सेम है, अच्छे से बना लो। क्लियर, इतनी बात क्लियर? डायग्राम बना लिया आपने अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पर इस आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? आर की वैल्यू निकाली है √x² प्लस a², है ना। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ये भी आर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? x² प्लस a², ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये बना डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। चलिए बना लिया सबने डायग्राम। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ सिचुएशन समझाई है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो डायग्राम करने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेशन। ये डेरिवेशन बेटा एक बार सीबीएसई में पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया है, तो बढ़िया से पढ़ना है इसको। बोर्ड्स में पूछा गया है ये वाला डेरिवेशन। और बाकी अपने जी नीट वाले बच्चे, अपन को तो फाइनल चीज़ से इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है अपने फाइनल जो भी आंसर आएगा उसको हमें याद रखना है। बाकी प्रोसेस याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अंदर से कुछ भी बन सकता है, तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, ठीक है। चलिए डीएल की वजह से मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट एट पी। इस पी पॉइंट पर डीएल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट कैसा है, डीएल मतलब बहुत छोटी लेंथ है, लेंथ छोटी तो चार्ज भी बहुत छोटा होगा। चार्ज में मान लेता हूँ कितना है, डी क्यू चार्ज है, कितना बेटा, डी क्यू चार्ज है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा, तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, डी ई है। फॉर्मूला लिखेंगे के, चार्ज कितना है, डी क्यू डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, कितना, r²। चलिए r² की वैल्यू देखो कितनी, ये रही, पुट कर दो, के डी क्यू डिवाइडेड बाय √x² प्लस a² का होल स्क्वायर, r² है ना, स्क्वायर से रूट साफ, हमारे पास आंसर आ रहा है के डी क्यू डिवाइडेड बाय x² प्लस a², ठीक है। चलिए इस डी क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, इस डी क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, सोचो। देखो मैं मान लेता हूँ कि जो सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने मान ली लैम्डा, कितनी मान ली हमने, लैम्डा मान ली। बोलो कोई दिक्कत? इस सर्कल की लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने मान ली लैम्डा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज अवेलेबल है, डी क्यू चार्ज अवेलेबल है, कितनी लेंथ पर, डीएल लेंथ पर, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी एल, कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी एल। ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 वापस से पूरा बढ़िया से देख कर आओ। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा, तो वो लेक्चर अच्छे से देखो। उसके बाद ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ से आई है, वहाँ पर एकदम मैंने डिटेल में आपको जो है वो बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू लो और नोट कर लो, यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय x² प्लस a², इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया अपनी डीएल किसकी वजह से, डी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले एलिमेंट की वजह से, इस वाले डीएल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना बन रहा है बेटा, इतना बन रहा है। सर नीचे वाली की वजह से कितना बनेगा, चलिए देख लेते हैं। नीचे वाली की वजह से भी सेम बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इस वाले एलिमेंट की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूँ, तो लिखूंगा डी ई इक्वल्स टू, यहाँ पर डी एल लेंथ, तो यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा बेटा, डी क्यू, ऊपर भी हमने डी क्यू माना तो यहाँ भी डी क्यू होगा, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कितनी है जितनी ऊपर थी, कितनी, √x² प्लस
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट साफ, कितना बचेगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ, डी क्यू की वैल्यू इसमें भी पुट कर दूँ, कितना हो जाएगा के सॉरी, तो ये वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा डी एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या दोनों की वैल्यू बराबर आ गई? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला जो डी ई है और ये वाला जो डी ई है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने क्या किया कि भाई इस डी ई और इस डी ई का जो मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है और ये दोनों वेक्टर जो है किसी इंक्लाइंड एंगल पर लग रहे हैं, तो हमने इनके कर लिए कॉम्पोनेंट। ध्यान से समझो, हमने इनके कर लिए कॉम्पोनेंट, और कॉम्पोनेंट हमने कर लिए हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना। देखो अब जो मैं बोलने वाला हूँ सारा खेल इस डेरिवेशन का इसी के अंदर है। हमने इसके कर लिए कॉम्पोनेंट, इन कॉम्पोनेंट को ध्यान से देखो, डी ई साइन थीटा और दूसरा वाला डी ई साइन थीटा, इन दोनों को ध्यान से देखो। हमने अभी भी देखा है कि दोनों डी ई जो हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। मतलब इन दोनों के अंदर ये वाली वैल्यू तो सेम है। एंगल देखो, ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल दोनों ही थीटा है, मतलब एंगल भी सेम है, मतलब ये एंगल भी सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों कंपोनेंट भी बराबर हैं। सोचो, बराबर होने चाहिए ना। तो डी ई साइन थीटा और नीचे वाला डी ई साइन थीटा दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों के अंदर डी ई आ रहा है, डी की वैल्यू सेम है, थीटा की वैल्यू भी सेम है, तो डी ई साइन थीटा दोनों इक्वल होंगे। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इक्वल है और अपोजिट है, तो दो इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो नेट वेक्टर कितना बचा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? देखो मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो। क्या लिखेंगे? देखो डेरिवेशन पहले क्या हेडिंग डालो बढ़िया से। डायग्राम आपने बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद जो अभी हमने लिखा था वो नोट कर लेना कि डी की वैल्यू आ गई इतनी। उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमें लिखना है कि सिंस डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा, मतलब दोनों साइन थीटा are equal in magnitude and acting in opposite direction, hence they will cancel out, hence they will cancel out each other। ठीक है, इतना नोट करो। मतलब ये डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हो जाएंगे जीरो। लेकिन यहाँ देखो डी ई साइन थीटा, इन दोनों एलिमेंट का डी ई साइन थीटा सॉरी डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैसे आ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों हो जाएंगे प्लस। लेकिन अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिर्फ इस वाले कंपोनेंट और इस वाले कंपोनेंट की वजह से, लेकिन मुझे तो चाहिए पूरे सर्कल की वजह से। तो अब हम जो करने वाले हैं बेटा, उसको ध्यान से देखना, समझना बढ़िया से। बहुत काम की चीज़ आने वाली है, देखो बहुत काम की चीज़ आने वाली है। इतनी बात हमने लिख ली, तो मुझे अब चाहिए पूरे सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे सर्कल की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखना कि अगर मैंने डीएल कंपोनेंट यहाँ माना है, एक डीएल कंपोनेंट मैंने यहाँ माना है, तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट बने, उन कंपोनेंट में साइन थीटा वाले तो कैंसिल आउट हो गए, कॉस वाले आ गए सेम डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए मैं डीएल एलिमेंट थोड़ी देर के लिए एक यहाँ पर मानता हूँ और एक यहाँ पर मानता हूँ। इन दोनों की वजह से भी सेम वेक्टर्स बनेंगे, सेम डायरेक्शन बनेगी, फिर दो कंपोनेंट बनेंगे, एक डी साइन थीटा बनेगा, एक डी
डी साइन थीटा बनेंगे, दो अपोजिट डायरेक्शन में, डी कॉस थीटा बनेंगे सेम डायरेक्शन में। मतलब हम वापस से अगर मैं इसको डीएल मानूं, इसको भी डीएल मानूं, वापस से कॉम्पोनेंट करूं, तो मुझे वापस से भी क्या मिलने वाला है, डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। फिर मैं एक और डीएल एलिमेंट यहाँ पर मान लूँ, फिर एक और यहाँ पर भी मान लूँ, तो इन दोनों की वजह से वापस मैं निकालूँ तो मुझे वापस सेम सिचुएशन मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डीएल एलिमेंट हैं उनके कंपोनेंट जो कॉस वाले होंगे वो हमेशा सेम डायरेक्शन में बनेंगे, और साइन वाले जो होंगे वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए कि इस डी ई कॉस थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, अगर डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दूं पूरे सर्कल की लेंथ के हिसाब से, पूरे सर्कल की लेंथ के लिए अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल सर्कल, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, मैं उसको मान लेता हूं E, कि डी ई कॉस थीटा का कर दो बेटा इंटीग्रेशन, डी कॉस थीटा कर दो इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, डी कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो डी कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी बेटा, इसकी वैल्यू आई थी के लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आई थी, और आगे लिख देंगे हम कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे हम इंटीग्रेशन का साइन। ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी, देखो जब दोनों इक्वल प्रूफ किए थे तो ये वाली वैल्यू निकाली थी, के लैम्डा डी एल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। चलिए देखिए, इस कॉस थीटा की वैल्यू हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बोलो, कॉस थीटा का मतलब होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है एक्स अपॉन हाइपोटेनियस कितना है अपने पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा ये। अच्छा, मैंने लिमिट पुट नहीं करी है, ठीक है। लिमिट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो डीएल का इंटीग्रेशन मतलब डीएल किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का, तो इंटीग्रेशन होगा तो फुल सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की वो लिख देंगे यहाँ पर। तो के लैम्डा डीएल कॉस की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी होगी, इनटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट करो, इसमें कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी। और यहाँ चल रहा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, देखो इस अंडर रूट को अगर हटाएंगे तो हमें मालूम है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए अंडर रूट, अगर मैं अंडर रूट नहीं लगाना चाहता तो मैं इसकी पावर कितना लिख सकता हूँ 1/2। अंडर रूट की पावर कितनी होती है बेटा 1/2। तो इसमें क्योंकि मैं इस अंडर रूट को नहीं लिखना चाहता, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, तो क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जो आ रहा है, अंडर रूट के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसी कुछ वैल्यू हमारे पास आ रही है के लैम्डा डी एल। ये इंटू है बेटा, एक्स नहीं है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं x। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू, ये आ रही कि नहीं, के लैम्डा डी एल एक्स, ठीक है, सेम आ रही है। चलिए ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो हमें मालूम है कि x a की पावर, जैसे कोई वेरिएबल a है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है 2 इंटू, और एक और a है उसकी वैल्यू है 1/2,
ध्यान से समझना, जब बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड, पावर ऐड होगी तो 2 + 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लो, 4 + 1 5/2, a की पावर, तो कितनी a की पावर कितनी हो जाएगी 5/2, ऑलवेज ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे इसकी होल पावर कितनी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, दोनों का बेस देखो सेम है, तो पावर कैसी हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी, मतलब 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो 2, ये हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हमारे पास हो जाएगा k लैम्डा dl x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2, 3/2, ठीक है। देखो सब कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x की वैल्यू जो हमने मानी थी वो कांस्टेंट, नीचे वाली पूरी रेडियस कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, तो ये जो भी कांस्टेंट चीज़ें हैं वो सब बाहर आ जाएंगी, कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो k बाहर, लैम्डा बाहर, x बाहर, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 सब बाहर, अंदर क्या बचा बेटा, सिर्फ dl बचा, और dl इज अ पार्ट ऑफ, dl इज द स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा है dl, सर्कमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा है dl। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगी टोटल सर्कमफ्रेंस, तो बताओ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2πr, रेडियस कितनी मानी हमने a, तो dl की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k लैम्डा x, यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, और dl की जगह हम लिख सकते हैं 2π। बोलिए कोई परेशानी, कोई परेशानी, ये हमारे पास आ चुका है बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर एक सिचुएशन भी है, सिचुएशन क्या है वो देखो, सिचुएशन है कि अगर x की वैल्यू a के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो, वैसे तो ये फाइनल है, लेकिन अगर कंडीशन दे रखी हो कि भाई x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो वी कैन नेग्लेक्ट a, हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें से a को हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर की होल पावर कितनी बचेगी 3/2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k लैम्डा x इंटू 2πa डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए को तो हमें हटाना है ना, ए को हटा दो, ए को हटा दें, प्लस भी हटा दें, ए को हमने हटा दिया, एक्स की पावर हमारे पास हो जाएगी 3/2, और बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से बेटा क्या होती है, इनटू हो जाती है, तो वैल्यू कितनी बचेगी देखो, ई इक्वल्स टू बचेगा के लैम्डा 2πa डिवाइडेड बाय x2 इंटू 3/2, इस 2 से ये 2 साफ, तो नीचे जो वैल्यू बच रही है वो होगी k लैम्डा 2πa डिवाइडेड बाय x की पावर q। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा एक्सिस पर, कितना है ये, k लैम्डा 2πa डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये भी अगर ऑप्शन में ना मिले अगर आपको, तो आप k की वैल्यू भी पुट कर दो, k की वैल्यू भी पुट कर दो, k की वैल्यू कितनी बेटा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू 2 इंटू पाई, लैम्डा इंटू 2 इंटू पाई इंटू a डिवाइडेड बाय, ये a है, डिवाइडेड बाय x की पावर q, ठीक है, पाई से पाई साफ, 2 जा, तो वैल्यू आपके पास जो देखने को मिलेगी फाइनली वो कुछ ऐसी होगी, देखो फाइनल वैल्यू जो आपको देखने मिलेगी दैट विल बी E इक्वल्स टू लैम्डा a डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x की पावर क्यूब, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, नोट करके रख लो बेटा,
कि सर्कल के एक्सिस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का भी दिखता है। कंडीशन x अगर a से बहुत ज़्यादा हो तो आपकी कुछ वैल्यू इस तरीके की भी देखने को मिलती है। पूरा ही एक्सपांड कर दे तो वैल्यू आपको इस तरीके की देखने को मिलती है। नोट करो बेटा, बढ़िया से नोट कर लिया आपने अच्छे से। इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताना, उसका कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर किया जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़े आगे, करें आगे, आगे सॉल्यूशन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है ना, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसी है बेटा ये यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है। इसमें होगा ना यार, सर्कल किधर है, सर्कल ये 2D इसमें होगा सर्कल, ये रहा। ठीक है, तो एक सर्कल हमने ले लिया। हाँ, इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। और ये सर्कल जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका देखो डेरिवेशन नहीं, बहुत छोटा सा है, एक तरीका समझाते हैं तुमको, फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो याद कर लो, नोट डाल के कहीं पर लिख लो। ये पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है, कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है बेटे, शून्य होता है। कितना, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, 0। किसकी वजह से, एक सर्कुलर रिंग है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सेंटर पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बेटा कितना मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 0। सर कैसे आया 0, बस वही समझाते हैं अभी। छोटा सा एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक चार्ज रखा है ये, और ये रहा सेंटर, एक चार्ज रखा है ये, वैसे ही एक चार्ज रखा है ये, और जिसके जस्ट अपोजिट एक चार्ज रखा है ये। मैं आपसे पूछूं, बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना है, 0। कैसे हुआ, देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस तरफ, उसको नाम दे देते हैं E1। ये वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इस तरफ, उसको हम चार्ज देते हैं E2। देखो सेंटर पर ये Q और ये भी Q, दोनों की डिस्टेंस रेडियस के बराबर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट बनाएंगे, हैंस ये इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हम देखें तो ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये दोनों भी कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, 0। ऐसे ही जितने भी चार्ज हैं एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करके यहाँ पर कितना बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 0। तो लिख लो, कहीं पर नोट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग इज 0। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ उन सब पे बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, इसीलिए बढ़िया से नोट्स बनाओ अच्छे से। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। देखो फुल सर्कल का हमने देख लिया, सेंटर पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, 0 होता है। एक्सिस पर हमने देख लिया कितना होता है। अब हम निकालने वाले हैं, सर्कल को हमने हाफ काट दिया, हमने सिर्फ सर्कल बचा अपना कौन सा, सेमी सर्कल। इसके सेंटर पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा सिचुएशन आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बेसिकली क्या क्या सिचुएशन हमारे पास अभी। देखो है क्या कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, सेंटर पर हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो वही दिक्कत हम वापस से फेस करने वाले हैं। सर कौन सी दिक्कत, कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई करें। कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए वही पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज नहीं है, इसीलिए हम क्या मानते हैं, डीएल लेंथ मानते हैं, ताकि हम पॉइंट चार्ज को अप्लाई कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या मानने वाले हैं, वापस से छोटे छोटे डीएल एलिमेंट हम मानने वाले हैं। यहाँ पर हमने डीएल एलिमेंट मान लिया डीएल, और यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट मान लिया डी और एल। ठीक है, चलिए ये सेंटर हो, यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, और ये एंगल हमने मान लिया डी थीटा। कितना एंगल मान लिया बेटा, डी थीटा। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये वाला एंगल, इसको हमने माना है डी थीटा। ठीक है, और
ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल इसको हमने माना है थीटा। अच्छा, जितना दूर हमने डीएल माना है उतना ही दूर हमने यहाँ से भी डीएल माना है, तो इसको भी मैं अगर यहाँ से बनाऊँ, इस तरीके से बनाऊँ, तो ये भी जो एंगल सबटेंड करेगा ये भी कितना होगा बेटा, डी थीटा। ठीक है, एंगल कितना है, डी थीटा। और ये यहाँ से मतलब यहाँ से ये पूरा एंगल कितना है, ये भी कितना है बेटा, डी थीटा। इतनी बात क्लियर। सेमी सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, डीएल लेंथ माना, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू, यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू। इन दोनों डीएल एलिमेंट्स में लाइन जोड़ दी, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं डी क्यू, यहाँ पर भी डी क्यू। सेंटर से लेके यहाँ तक इसके साथ सबटेंड करने वाला एंगल कितना है, ये एंगल आपके पास क्यू, डी क्यू नहीं, ये एंगल कितना है, क्यू। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये तो है क्यू, और ये जो बीच में डीएल एलिमेंट जो सबटेंड कर रहा है दैट इज डी क्यू, डी क्यू। चार्ज कितना है, डी क्यू, ये वाला डी क्यू, ये डी क्यू, लेंथ कितना है, डीएल, डीएल। बोलो ठीक है। चलिए सर, बहुत डी क्यू बहुत कन्फ्यूजन हो गया, क्या, थोड़ा बड़ा बनाएं क्या? चलो थोड़ा बड़ा बना, एक काम कर लाओ, मार को भी लग रहा कन्फ्यूजन हो गया होगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल एकदम ऐसा समझो। ये लो, खुश? यस सर, वेरी खुश। यह सेंटर, यहाँ पे सेंटर, और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, और ये चार्ज कैसा है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अच्छा ठीक है, तो हम क्या मानने वाले हैं वापस से, सर डीएल एलिमेंट, ये मान लिया हमने डीएल एलिमेंट, ये डीएल एलिमेंट मान लिया हमने, तो इसकी वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भी देखेंगे उसको। ठीक है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला जो एंगल, इसको हमने माना था बेटा डी क्यू, और ये वाला जो एंगल इसको हमने माना क्यू। कोई परेशानी? यहाँ पर ये लेंथ कितनी है, डीएल, यहाँ पर चार्ज कितना प्रेजेंट है, डी स्मॉल क्यू। ठीक है, ऐसे ही जितनी डिस्टेंस पर सेंटर से हमने ये वाला डी क्यू माना, उतनी डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर भी एक डी एल लेंथ मान लेंगे, वो भी यहाँ पर सबटेंड करेगा कुछ एंगल, और वो एंगल भी बेटा कितना होगा, वो एंगल भी होगा डी क्यू। लेंथ कितनी होगी, डी एल, चार्ज कितना होगा, डी स्मॉल क्यू, और ये वाला चार्ज कितना होगा, सॉरी एंगल कितना होगा, डी क्यू। कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात? डायग्राम हमने शानदार तरीके से सर बना लिया तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो डीएल की वजह से ये जो आ रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं सर, इसी की डायरेक्शन में होगा, तो हमने बना लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया डी ई। कितना नाम दे दिया, डी ई। ऐसे ही इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको भी हमने नाम दे दिया, ये भी बना दिया हमने डी ई। डी क्यों बोला, दोनों की वजह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? यस, बिल्कुल सेम होगा। कारण ये है कि लेंथ भी बराबर है, ये लेंथ देखो बराबर है, चार्ज बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं कुछ अलग अलग एंगल पर, तो मैं इनके भी वापस से क्या कर सकता हूँ सर, कंपोनेंट कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट कर सकते हैं तो कर दो। देखो ये जा रहा है इस तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा। कोई दिक्कत? ये जा रहा है इस तरफ, इसके दो कंपोनेंट इधर बनेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जा रहा है इस तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। अब एंगल का खेल बचा है सारा, अगर हमारे पास एंगल मिल जाए तो सारा काम बढ़िया हो जाए अपना। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, और ये एंगल भी बेटा थीटा है ना। देखो ये एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। और दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? सर एक दिक्कत हो रही, बाकी सब बढ़िया है। सर दिक्कत ये एंगल नहीं समझ में आ रहा, एंगल कैसे लिया है। बहुत आसान है, ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को, इसको स्ट्रेट लेकर जाओ,
ठीक है, इस लाइन को स्ट्रेट लेकर जाओ, देखो ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, सिमिलरली ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, इतना याद रख लो, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, ये डी कॉस थीटा, ये डी कॉस थीटा। मुझे बताओ ये डी एल बराबर, ये डी एल बराबर, डी क्यू बराबर, डी क्यू बराबर, डी साइन थीटा इक्वल और अपोजिट है कि नहीं, जैसे पिछले वाले में थे। सोचो डी साइन थीटा, डी ये वाला डी, ये और ये क्या इक्वल अपोजिट है? सर बिल्कुल है। सर कैसे हैं? चलो प्रूफ कर लेते हैं, हटाओ यार, मन से नहीं मानने का, प्रूफ करके देख लो, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, चलो इस वाले की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखने की वैल्यू देखते हैं कितना बनेगा। तो हमने लिख दिया डी ई, कौन से वाले का है, इसको नाम देते हैं 1, ठीक है, तो ये 1 वाला, ठीक 1 वाला। डी फॉर्मूला क्या है अपने पास, के, क्यू कितना लिया हमने, डी क्यू ले लो, डी क्यू, ठीक है। डिस्टेंस हमने इसको मान लो, क्या माने, चलो इसको मान लो आर, रेडियस है ना, आर मान लो, आर मान लो, तो कितना हो गया बेटे, आर स्क्वायर। कोई परेशानी? सर बहुत ज़्यादा परेशानी है। डी क्यू की वैल्यू, अरे वही लैम्डा माना, ठीक है, लैम्डा डी क्यू बाय कितनी लेंथ पर, डी लेंथ पर, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी क्यू, पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, के इंटू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए, एकदम बढ़िया क्लियर है, ठीक है। चलो देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू फाइंड करोगे तो वो भी कितनी आएगी, के डी क्यू बाय ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू चेंज करूंगा तो के इंटू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना बराबर। इसका मतलब डी साइन थीटा इक्वल है, अपोजिट है, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन डी ई कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अगर मैंने दो डी एल लेंथ ये वाली मानी है तो मुझे कॉस वाले जो कॉम्पोनेंट है सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं। अगर मैं दूसरे डी एल मानता, मान लो एक डी एल मैंने ये माना और एक डी एल मैंने ये मान लिया, इनके भी कॉम्पोनेंट में देखूंगा तो वापस मुझे कॉस वाले कैसे मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में। मतलब मैं इस कॉस वाले का क्या कर दूं, सर इंटीग्रेशन कर दो, जैसे लास्ट वाले में किया था, जो सेम डायरेक्शन में आ रहा है उसका कर दो इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, मैं इंटीग्रेशन के अंदर ये सारे डीएल एलिमेंट जो इस सर्कल सेमी सर्कल के ऊपर बनेंगे, देखो अभी हमने तो एक का लिया है ना, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो जितने भी डीएल एलिमेंट इस हाफ सर्कल पर बनेंगे, इस सेमी सर्कल के ऊपर बनेंगे, उन सभी की वजह से मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करने वाले बेटा, डी ई कॉस थीटा का करने वाले इंटीग्रेशन। और d की वैल्यू देखो हमने यहां से निकली, k इंटू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, डायग्राम बनाने के बाद आगे लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर उसको हमने मान लिया E, और ये बराबर होगा किसके, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा के। किसके बराबर होगा बेटा, डी ई कॉस थीटा के बराबर होगा। डी की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी थी, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। सर एक प्रॉब्लम है, डी एल हो गया आर स्क्वायर। चलिए सर एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सर, इस कॉस थीटा भी तो चेंज होगा सर। डी एल अगर मैं इधर लेता हूँ, अगर मैं डीएल को मान लो, ये डीएल अगर मैं मान रहा हूँ तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस इंटीग्रेशन के अंदर लैम्डा कांस्टेंट है, डीएल वेरिएबल है, क्योंकि डीएल भी अलग अलग चेंज होंगे बार बार डीएल, तो डीएल भी वेरिएबल है, कॉस थीटा भी वेरिएबल है। तो सर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए देखो क्या करने वाले हैं हम, हमें मालूम है कक्षा 11वीं की फिजिक्स, उसमें हमने पढ़ा था कि थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। बोलो याद है कि नहीं, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आ जाओ इधर आ जाओ। अब इसको ध्यान से देखना, किसको, अरे बहुत घिचपिच हो गया यार, 2 मिनट रुको। ये बात, हाँ अब इसको ध्यान से देखना बेटा, किसको, इस डी क्यू को ध्यान से देखो। ये हो गया
एंगल डी क्यू, ये हो गई आर्क, और ये हो गया रेडियस। रेडियस कितना है यहाँ से लेके आर। तो मैं डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं डी क्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना बेटा अपना डी एल, आर्क अपॉन रेडियस आर। तो डी एल की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डी एल की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं आर डी थीटा। कितना लिख सकते हैं, आर डी थीटा। डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा डी एल की, डी एल की वैल्यू पुट करूँ कि देखो इंटीग्रेशन के भी लिमिट्स नहीं बताई मैंने, लिमिट्स अभी बताऊंगा तुमको। लैम्डा इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मैं थीटा का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ डी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये काम तो हो गया अपना बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिमिट की, लिमिट की बात करते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, इस डीएल एलिमेंट को अगर मैं आगे मानता हूँ तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। फिर मैं अगर यहाँ मानता हूँ देखो, तो थीटा की वैल्यू और बढ़ेगी। जब मैं पूरा नीचे तक चले जाऊँगा तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, मान लो यहाँ पर मैंने डीएल माना तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 90 डिग्री। सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक। सर नहीं समझ में आया, चलो इधर आओ, इस वाले में ध्यान से देखो। हमने डीएल जब यहाँ माना था, हमने डीएल जब यहाँ माना था, ध्यान से समझना, अगर हमने डीएल यहाँ माना था तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था थीटा। मैंने डीएल अब यहाँ मान लिया, यहाँ पे मान लिया, तो अब ये जो एंगल बनेगा पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा बनेगा, है ना। अब मैंने मान लो यहाँ मान लिया तो इसके कंपैरिजन में अब एंगल जो है वो और ज़्यादा बनेगा। मैं बिल्कुल ज़मीन पे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर मान लूँ, एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर मैं मान लूँ तो मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है सर 90 डिग्री। तो पहली चीज़ समझ में आ गई, मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है 90 डिग्री। दूसरी चीज़ समझो, मिनिमम एंगल कितना बन सकता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। मिनिमम एंगल कितना बनेगा, लिमिट बहुत जरूरी है बेटा समझना। मिनिमम एंगल कितना बनेगा, मिनिमम एंगल में डीएल यहीं पे मान लूँ, डीएल यहाँ पे मान लिया मैंने, तो एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया बेटा बताओ, थीटा कितना हो गया 0, थीटा कितना हो गया 0। अच्छा अब देखो, अगर मैं एक डीएल एलिमेंट मान रहा हूँ, एक डीएल एलिमेंट अगर मान रहा हूँ, हाँ अब अगर मैं देखो इसको अगर मैं सेंटर मान रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरफ मुझे मिलने पर मैक्सिमम एंगल कितना जा रहा है अपना 90 डिग्री। अगर मैंने डीएल यहाँ माना है, डीएल यहाँ पे माना है, ये जो एंगल था यहाँ पे मैक्सिमम एंगल 90 जा रहा है, और पीछे की तरफ जाऊँ, मैं पीछे की तरफ जाऊँ, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो इसके साथ और इस वाले के साथ मान लो एक डीएल आपने यहाँ माना, एक डीएल आपने यहाँ माना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम तो जा रहा है 90 डिग्री, और इस तरफ में मिनिमम कितना जा रहा है -90 डिग्री। इस तरफ कितना जा रहा है -90 डिग्री, उधर कितना जा रहा है +90 डिग्री। -90 डिग्री कैसे आया समझो, कैसे आया समझो। देखो अरे भाई यहाँ पर दो एलिमेंट माने थे ना, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, मगर नेगेटिव में अपोजिट फेज है ना। इस तरफ माना 40 डिग्री, इस तरफ भी माना 40 डिग्री। यहाँ पर इस तरफ मैक्सिमम कितना गया 90 डिग्री, इधर भी मैक्सिमम कितना जाएगा -90 डिग्री, अपोजिट फेस में जाएगा ना माइनस। तभी तो दो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन बन रहे थे। देखो एक बन रहा है किधर, एक बन रहा है इधर, एक इधर बन रहा है, क्योंकि फेस चेंज हो गया ना। तो एक -90 और एक +90, मतलब मिनिमम एंगल कितना जा रहा है -90 प्लस, और मैक्सिमम कितना जा रहा है +90। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट हमारी जाने वाली है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। चलो कांस्टेंट वैल्यू सारी बाहर निकाल लो, के आ गया बाहर, लैम्डा आ गया बाहर, आर आ गया बाहर, नीचे आर स्क्वायर भी आ गया बाहर, यहाँ अंदर बच रहा है अपना cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इस आर स्क्वायर से एक आर साफ हो गया। चलिए आ जाते हैं इधर, इक्वल्स टू अपने पास वैल्यू बची है के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पे -π/2 से +π/2। cos थीटा का इंटीग्रेशन बेटा sin थीटा। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन हो गया अपना sin थीटा, और अपना लिमिट जो होगी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब क्या करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट कितना है π/2, तो sin π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो sin -π/2,
लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी आपको कि साइन जो है एंगल, जो साइन थीटा साइन होता है वो माइनस को बाहर फेंकता है, कॉस माइनस को खा जाता है। तो ये माइनस को बाहर फेंकेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी आपको, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो बेटा, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। साइन पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए बहुत बढ़िया से नोट करिए एकदम शानदार तरीके से बेटा, बढ़िया से नोट्स बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बाद में फिर याद नहीं रहेंगे कौन सी चीज़ कैसे आई थी। नोट्स अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। चलो डी की वैल्यू देखो कितनी हो चुकी है अपने पास। साइन 90 की वैल्यू बेटे 1, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू बेटे 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आएगा 2k लैम्डा बाय आर। सॉरी ये डी ई नहीं रहेगा, ये रहेगा ई। ये डी का लिख दी यार, डी थोड़ी आएगा, ई आएगा ई, ठीक है, ई आएगा, ई आ गया। अगर ये वाला ऑप्शन देखने को मिले फटाफट टिक कर देना। अगर नहीं मिले, अगर ये नहीं मिले तो ये कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। 2 के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। 2 से गायब तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्स। सर ये तो कल देखे जैसा लगा है। एक्स एक्सिस में जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था इतना ही आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, ठीक है, कोई परेशानी। तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल चुका है, मतलब सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को मिल चुका है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्या इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट्स में बताओ हमको, उसका कुछ ना कुछ समाधान जल्दी से। एक आखिरी टॉपिक, सिचुएशन क्या है, इसको बोलते हैं क्वाड सर्कल। सिचुएशन देखो क्या क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक सेमी सर्कल का भी एक हाफ सर्कल है आपके पास, ठीक है, मतलब सेमी सर्कल को भी 2 हिस्से में बांट दिया हमने। तो एक सेमी सर्कल था और अब ये एक हिस्सा है ऐसा, इसको बोलते हैं क्वाड सर्कल। इस क्वाड सर्कल की वजह से इस सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस वाले डेरिवेशन में या क्वेश्चन में हमको ये निकालना है, ठीक है। सिचुएशन वही है, क्या सिचुएशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस हम मान लेते हैं ए, रेडियस हमने मान ली है ए, ठीक है, रेडियस हमने मान ली ए। तो फिर वही दिक्कत कुलम्ब्स लॉ अप्लाई करने का है, लेकिन कुलम्ब्स लॉ के लिए ये नहीं है वो नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, वापस से एक छोटा सा डीएल एलिमेंट मानने वाले हैं। वापस डीएल एलिमेंट मान लो, ये रहा डीएल एलिमेंट, चार्ज कितना मान लिया है डी क्यू। कोई परेशानी, कोई परेशानी है सर, अब तो रट गई चीज़ें। जब कुलम्ब्स लॉ लगाना हो क्या मानेंगे, डीएल मानेंगे, डी क्यू चार्ज मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम मानेंगे इस तरीके से ये बात, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लिया हमने डीई होगा, ये भी कुछ एंगल पे लग रहा है तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा अपना इस तरफ, एक कंपोनेंट होगा अपना इस तरफ। इसको बोल देंगे एक्स डायरेक्शन वाला, इसको बोल देंगे वाई डायरेक्शन वाला, ठीक है। चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब एंगल देखना, ये अगर एंगल है थीटा तो ये एंगल अपना हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा अपना डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा अपना डी ई साइन थीटा। जैसे अभी किए थे ना, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। डी साइन थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब हमें मालूम है यहाँ पर भी देखो, इसको कैंसिल आउट करने के लिए दूसरा तो कोई है ही नहीं, ये दूसरा हिस्सा होता वो इसको कैंसिल आउट करता, यहाँ है ही नहीं दूसरा हिस्सा, मतलब इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कितना होगा वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम देते हैं ई वाई थोड़ी देर के लिए, और इसको हम नाम देते हैं ई एक्स, है ना। चलिए पहले ई वाई को निकालते हैं, ई वाई की टोटल वैल्यू निकालते हैं। क्या करना है, एक बार तुम कोशिश करो, तुम अगर सीख गए हो तो कोशिश करो। इंटीग्रेशन में लिमिट क्या रखोगे, सारा खेल उसी चीज़ का है। चलो डी की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू मतलब इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा बेटा के इंटू चार्ज कितना है डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलिए के इंटू डी क्यू की वैल्यू कितनी होती है, डी क्यू सर वही लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल। तो वैल्यू हो जाएगी डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी एल पुट कर दो, लैम्डा डी एल बाय ये हो जाएगा के
लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डी की वैल्यू। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे ई वाई, डी ई वाई है ना, इसको नाम दो डी वाई। तो मुझे ई वाई चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करना है, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और डी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, डी की वैल्यू पुट कर दो, के लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। सर वही दिक्कत वापस आ गई, डी एल कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, डी एल को वापस रिप्लेस करेंगे किससे, आर का अपॉन रेडियस से। तो हमें मालूम है कि ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं डी थीटा, और डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो डी थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस। आर कितना है, डी एल, रेडियस कितना है आर। डी एल की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, डी थीटा आर डी थीटा। कितनी लिख सकते हैं, आर डी थीटा। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, वैल्यू पुट करो, के लैम्डा आर डी थीटा, आर डी थीटा। सर अब तो हो जाएगा, नहीं होगा बेटे, अभी भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी लिमिट तो बताई नहीं। देखो इसको इधर ले आओ तो मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और इसको इधर ले गए तो मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा 90। सर क्या क्या क्या, अरे इस डी एल को यहाँ मान लो, यहाँ पर मान लो तो एंगल कितना हो जाएगा 0। इस डी एल को यहाँ मान लो तो एंगल कितना हो जाएगा मैक्सिमम 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री का खेल चल रहा है, तो 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री या पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 लिखो बेटा, पाई बाय 2 लिखो, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। चलिए ये सॉल्व हो गया। इस आर से यार निपटा दो, बहुत ज़रूरी है। चलो ई वाई की वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है, तो के बाहर, लैम्डा बाहर, ठीक है, और आर भी बाहर। अंदर जो बच रहा है, अंदर बच रहा है बेटे कॉस थीटा डी थीटा, और वैल्यू 0 से पाई बाय 2। चलिए देखिए, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन थीटा, के लैम्डा अभी तो किया था, कितना हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाय 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे बेटे, कितना हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। तो अपर लिमिट साइन पाई बाय 2, लोअर लिमिट साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 की इंटू से कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा बाय आर। इसको थोड़ा ठीक से लिख दें, यह आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। ई वाई की वैल्यू अपने पास आ चुकी है के लैम्डा बाय आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट करो फटाफट से। सॉल्व किया, डी की वैल्यू निकाली, फिर डी क्यू को चेंज करा, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया, ये वैल्यू आ गई अपने पास। फिर इस डी एल को चेंज किया आर डी थीटा से, डी एल की वैल्यू कहाँ से निकाली, यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस, और सॉल्व करके हमारे पास ई वाई की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम निकालते हैं ई एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू। चलो ई एक्स की वैल्यू निकालें। सेम सिचुएशन, ई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हटा देते हैं इसको। चलिए ठीक है, देखो डी की वैल्यू तो इतनी आएगी, डी की वैल्यू इतनी आएगी, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डी साइन थीटा का, डी ई साइन थीटा। डी की वैल्यू ऊपर से निपटा दो। देखो इसमें भी 0 से 90 होगा, 0 से 90 पाई बाय 2। डी की वैल्यू के लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, फिर साइन थीटा, फिर डी थीटा को कन्वर्ट करो, ये रहा डी एल की वैल्यू कन्वर्ट करो आर डी थीटा, तो 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 के लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर से एक आर साफ, आर से एक आर हो गया अपना साफ। तो ये वैल्यू अपने को जो देखने को मिली है, इसको निपटा दो। यहाँ तक नोट कर लिया ना बढ़िया से, बेटा नोट करते रहो प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ई किसकी वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू अपने पास, ई एक्स की वैल्यू जो आई है अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर 0 से पाई बाय 2 के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाय आर। जो कॉन्स्टेंट है सारे बाहर, तो के बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, अंदर क्या होता है 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। थीटा ही गायब कर दिए,
साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, माइनस कॉस, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा उनके पास के लैम्डा बाय आर, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाय 2। माइनस को इधर ले लो, माइनस के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू बेटा 0, तो के लैम्डा बाय आर कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 माइनस कॉस इसकी वैल्यू -1, अंदर इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, ये आगे अपनी ई एक्स की वैल्यू। ध्यान से देखो ई एक्स और ई वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बेटा कैसी आई है, सेम आई है, ई एक्स की वैल्यू ई वाई की वैल्यू सेम आई है। अब देखो ध्यान से, दो कंपोनेंट है, एक ही है, मतलब इसको मैं मान सकता हूँ एक वेक्टर इस तरफ लग रहा है, एक वेक्टर इस तरफ लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, हमें चाहिए रिजल्टेंट, इन दोनों का हमें चाहिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करने वाले, इतना सब सॉल्व करने के बाद, इतना सब सॉल्व करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, देखो डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी वाई की वैल्यू निकाली, दोनों 90 डिग्री पर लग रहे हैं, हमें चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2। चलो ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू सेम है ना, सेम है कि नहीं है, सेम है, तो दोनों को हम डी डी या ई मान सकते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ई, इसको भी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ई, तो ए की जगह भी मैं पुट कर सकता हूँ ई स्क्वायर, इसकी जगह पुट कर सकता हूँ ई स्क्वायर, प्लस ए की जगह ई, बी की जगह ई, कॉस की जगह 90 डिग्री, कॉस 90 0, मतलब ये पूरी टर्म 0, अंदर क्या बचेगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर, ई स्क्वायर तो ई बाहर, ई √2, ई की वैल्यू कितनी है, ये रही के लैम्डा बाय आर, तो लिख दो के लैम्डा बाय आर √2 इज द आंसर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिस्से की वजह से, सर्कल के ये जो 1/4 हिस्सा है, 1/4 जो हिस्सा है, इसकी वजह से सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहने वाला है बेटा, वो कितना रहने वाला है, ये रहने वाला है। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने बढ़िया से पूरा का पूरा सर्कल खत्म कर लिया है। अब बस एक क्वेश्चन बचता है कि अगर एंगल दे दिया जाए कि एक सर्कल का एक हिस्सा है, सर्कल का एक हिस्सा हमने दे दिया, अब जो क्वेश्चन बच रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। जैसे मैं एक हिस्सा मैंने बता दिया कि 30 डिग्री का हिस्सा है, इस 30 डिग्री के हिस्से की वजह से यूनिफॉर्मली ये चार्ज है, इस 30 डिग्री की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बस अभी ये निकालना सीखना है हमें, ठीक है। तो ये मैं आने वाले लेक्चर में जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इस पूरे चैप्टर के, उसके अंदर कवर कर दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आने वाले लेक्चर्स में उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।